नमस्कार प्यारे साथियों। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ चुके थे। हमारा पाठ जो चल रहा है उसका नाम है संघवाद। तो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो पहले देखें, उसके बाद ही इसको देखें तो आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। किस प्रकार किया गया है? तो बेटा बता दिया गया है कि भारत में 3 प्रकार की सूचियां हैं। एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है बेटा समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय में जितने भी कानून आते हैं बेटा, इस विषय में जितने भी इस सूची में जितने भी विषय आएंगे ना, उन पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। केंद्र सरकार यानी भारत की सरकार, जो सिर्फ देश के लिए बनाई जाए। और राज्य सूची में जितने भी विषय आएंगे उन पर कानून बनाएगी बेटा राज्य सरकार। कौन सी सरकार? राज्य सरकार। जैसे राज्य सरकार में कौन आ सकता है? मुख्यमंत्री हैं, उसकी मंत्रिपरिषद है, ठीक है। और समवर्ती सूची में जो कानून बनाते हैं बेटा, वो केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में विवाद हो जाता है, दोनों के कानून में विवाद होता है, तो बात मानी जाती है फिर केंद्र की, यानी केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है समवर्ती सूची में। अब ऐसा हुआ कि अगर मान लीजिए कोई विषय ऐसे आ जाते हैं, नए नए विषय ऐसे आ जाते हैं जो ना कि संघ सूची में है और ना ही राज्य सूची में है और ना ही समवर्ती सूची में है, तो वो विषय किस में जाएंगे? तो उसके लिए बेटा एक सूची है जिसका नाम है अवशिष्ट सूची। क्या है? अवशिष्ट सूची। यानी बेटा अवशिष्ट सूची में वो विषय आएंगे जो इन तीनों सूचियों में नहीं है। जो इन तीनों सूचियों में नहीं है वो विषय किस में पटक दिए जाएंगे बेटा? अवशिष्ट सूची में। जैसे कि कौन कौन से जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना, उन पर जो भी कानून बनेगा उन्हें अपन अवशिष्ट सूची में रखते हैं। जैसे कि हार्डवेयर, ठीक है। दूसरा आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर। तो इनसे संबंधित जो भी कानून बनते हैं ना बेटा, उन्हें हम अपन किस में रख देते हैं? अपन अवशिष्ट सूची में रख देते हैं। और अवशिष्ट सूची में जो भी विषय आएंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है बेटा? केंद्र के पास है। किसके पास है? केंद्र के पास। तो अवशिष्ट सूचियां केंद्र के पास आती हैं। वैसे सत्ता के बंटवारा जो शक्तियों का बंटवारा है वो 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। अब कुछ ऐसे विषय रह गए हैं जो तीनों सूचियों में नहीं है, तो उसका नाम रख दिया अवशिष्ट सूची। तो वो किस सूची में चले जाएंगे? अवशिष्ट सूची में चले जाएंगे। देख लेते हैं कि अवशेष या फिर अवशिष्ट शक्तियां क्या हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 248(1) में यह कहा गया है कि जिन विषयों का उल्लेख कोई भी सूची में नहीं है, कोई भी सूची यानी संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इन तीनों सूची में, उन विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। इन विषयों को अवशिष्ट सूची में रखा जाता है तथा केंद्रीय सरकार की इस शक्ति को अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। यानी ऐसे विषय जो तीनों सूचियों में नहीं है, उन पर विषयों पर कानून बनाएगी केंद्र सरकार। और इस सूची को क्या कहते हैं बेटा? अवशिष्ट सूची कहते हैं। और केंद्र सरकार की इस शक्ति को कहते हैं अवशिष्ट शक्ति। अब कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो अवशिष्ट सूची में रखे गए हैं? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आईटी है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अपन सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आईटी। अब है बेटा कि भारत में कुछ राज्यों को विशेष राज्य एवं का दर्जा क्यों दिया गया है? यानी बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अब वो कौन कौन से राज्य हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो बेटा ऐसे राज्य जो कि उत्तर पूर्व में हैं। कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी भारत में। जैसे कि नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, असम है। इनको बेटा क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पहाड़ी इलाका है तो इतने ज़्यादा विकसित भी नहीं है। पहाड़ी इलाका है, विकसित नहीं है, जनसंख्या घनत्व क्या है? काफ़ी कम है, ठीक हो। जनजाति ज़्यादा, यहाँ पर लोग क्या रहते हैं? जनजाति रहते हैं। और इनकी सीमा बेटा क्या लगती है? इनकी सीमा जो है वो दूसरे देश के साथ लगती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, पिछड़े हुए हैं, इस कारण से इनको बेटा क्या है, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो भारत में सभी राज्य को समान अधिकार नहीं दिए गए, किसी को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया है, किन्हीं किन्हीं को। तो लिखा हुआ है कि भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश,
मिजोरम। अनुच्छेद 71 के 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम इनको किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो 371 के तहत। ठीक है, अब कारण क्या है कि क्यों दर्जा प्राप्त किया गया है, इनको विशेष दर्जा दिया गया है? क्योंकि यहाँ का इलाका कैसा बेटा, पहाड़ी इलाका है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व क्या है, काफ़ी कम है तथा जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है। यानी यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो काफ़ी कम है, लेकिन जितनी भी जनसंख्या ना वह जनजाति ज़्यादा है। यहाँ पर एसटी लोग रहते हैं, जनजाति रहते हैं। और साथ में इनकी जो सीमाएं हैं इन राज्यों की वो पड़ोसी देश से लगती है, यानी सीमा पर है, बॉर्डर पर है। साथ में आर्थिक और आधारभूत संरचना में क्या है, पिछड़ापन है, यानी पैसे की कमी है। साथ में आधारभूत का मतलब ये होता है जैसे सड़कें, जो आधारभूत सड़कें हैं, पुल हैं, इनकी काफ़ी कमी है, जिसकी वजह से बेटा इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश किसे कहा जाता है? तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, केंद्र शासित यानी जिस पर शासन कौन करे, केंद्र करे। ठीक है, तो भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार, काम की जगह बेटा आप कर लेंगे, क्या अधिकार है, बहुत ही कम अधिकार हैं। ये इस प्रकार के छोटे क्षेत्र हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। यानी जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं बेटा, वो इतने छोटे होते हैं कि ये स्वतंत्र प्रांत यानी राज्य नहीं बन सकते हैं। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी क्या है, संभव नहीं है। तो चंडीगढ़, लक्षद्वीप, देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्य वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। तो बेटा केंद्र शासित प्रदेश पर शासन कौन करता है, केंद्र करता है। यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। लेकिन अपवाद है, केंद्र शासित प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में मुख्यमंत्री होता है बेटा। ठीक है, साथ में पुदुचेरी है, यहाँ पर मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर, यहाँ भी मुख्यमंत्री होता है, लेकिन फिलहाल अभी है नहीं है। लेकिन दिल्ली, पुदुचेरी आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में और पुदुचेरी में मुख्यमंत्री होता है। ये अपवाद है, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ मुख्यमंत्री भी है, वरना केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होता, सीधा राष्ट्रपति के द्वारा शासन किया जाता है। आगे लिखा हुआ एकात्मक शासन किसे कहते हैं, इसके दोष लिखे। मैंने बताया था बेटा संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक में बेटा क्या होते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को बांट दिया जाता है, लेकिन एकात्मक में बेटा सिर्फ सारी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। ठीक है, राज्यों की कोई भूमिका नहीं है। अगर राज्य होते हैं, राज्य सरकार होती है, तो उनके अधीन रहती है केंद्र के, कोई शक्तियां नहीं होती हैं। तो एकात्मक शासन वह व्यवस्था है जिसमें समस्त शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती हैं। इसमें स्थानीय सरकारों का अस्तित्व एवं शक्तियां केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करती हैं। यानी जो स्थानीय सरकारें हैं ना, जो उनका अस्तित्व और इनकी शक्तियां किस पर निर्भर कर रही हैं, केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर कर रही हैं। अगर केंद्र सरकार उनको शक्तियां देना चाहता है तो दे, और नहीं देना चाहता है तो नहीं दे। यानी पूरी की पूरी शक्ति जो है वो केंद्र सरकार के पास है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब इसके दोष क्या होंगे केंद्र मतलब एकात्मक के। तो एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्ति किसके पास चली जाती है, केंद्र सरकार में निहित होती है, जिससे स्थानीय सरकारों पर अंकुश लगा रहता है। यानी छोटी मोटी सरकारें, जो स्थानीय सरकारें हैं, उन पर अंकुश लगा रहता है कि पूरी शक्तियां किसे दे दी हैं, केंद्र सरकार को दी हैं। अब एकात्मक शासन में जनता को शासन में सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर नहीं मिलता है। यानी सभी स्तरों में कैसे नहीं ले सकती, जैसे स्थानीय सरकार है नहीं है, तो स्थानीय सरकार में बेशक जनता भाग ले सकती थी। ठीक है, तो सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पा रही एकात्मक शासन में। और एकात्मक शासन जो होता है मतलब एक ही सरकार है, सिर्फ केंद्र सरकार, तो ये क्या होगा बेटा, एक तरह से तानाशाही का रूप ले लेगा, धीरे धीरे अपनी मनमर्जी करने लगेगा। तो एकात्मक शासन व्यवस्था धीरे धीरे तानाशाही का रूप ले लेती है। अगर राज्य होते, राज्यों के पास भी शक्तियां होती तो तानाशाही का रूप नहीं ले सकती थी केंद्र सरकार, लेकिन केंद्र सरकार के पास पूरी शक्तियां हैं, तो तानाशाही का रूप ले लेती है एकात्मक सरकार। यह व्यवस्था बड़े राज्यों के लिए अनुकूल नहीं है। जैसे बहुत बड़ा राज्य है, जैसे भारत है, भारत देश बहुत बड़ा है, तो भारत में काफ़ी देश हैं, तो उनके राज्य हैं, तो राज्यों को अलग अलग शक्तियाँ प्राप्त होनी चाहिए। बड़े राज्य के लिए अनुकूल नहीं होता ये। बड़े राज्यों में भाषा यहाँ पर नस्ल होगा बेटा, नस्ल है, कौमा, धर्म, संस्कृति की विविधता पाई जाती है। बहुत सारे बड़े देश हो जाते हैं, जैसे भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर भाषा की विविधता है, नस्ल की विविधता है, धर्म की विविधता, संस्कृति की विविधता है। तो बेटा एकात्मक शासन व्यवस्था की जो होती है वो बड़े राज्यों के लिए सही नहीं रहती है। छोटे छोटे राज्यों के तो चल जाता है, छोटे देशों के लिए, लेकिन बड़ा देश है तो उसके लिए
ये व्यवस्था सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं होती हैं। अब क्वेश्चन है कि संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार में अंतर क्या है। तो संघात्मक सरकार में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां बांटी जाती हैं, एकात्मक में नहीं बांटी जाती हैं। तो अंतर पहला है कि संघात्मक सरकार में शक्तियां केंद्र तथा राज्यों में बटी होती हैं, पूरा लिखना है, बटी होती हैं, ठीक है। और एकात्मक सरकार में संपूर्ण शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं, यानी केंद्र के पास होती हैं, ठीक है। अगला है कि संघात्मक सरकार में स्थानीय इकाइयों का विशेष संवैधानिक दर्जा होता है, ये भी आपका सही लिखा हुआ है। यानी अगर अपन बात करें कि संघात्मक सरकार में बेटा जो स्थानीय निकाय होते हैं ना, छोटे छोटे निकाय जैसे ग्राम पंचायत वगैरह, इनको भी संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है, संविधान में लिख दिया जाता है कि ये भी क्या है, संवैधानिक है, इनकी स्थापना की जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन एकात्मक सरकार में स्थानीय शासन की इकाइयां केंद्र सरकार की प्रतिनिधि मात्र होती हैं, यानी केंद्र सरकार की इच्छा मात्र होती है। अगर उनकी इच्छा है तो ठीक है, और नहीं इच्छा है तो कोई भी स्थानीय शासन नहीं होगा, स्थानीय सरकारें नहीं बनेंगी। जो संघात्मक सरकार होती है उसमें बेटा लिखित संविधान होता है, याद रखना है। लिखित संविधान होना क्या है, आवश्यक है, लेकिन एकात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान होना आवश्यक नहीं है। अब क्या उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो संघात्मक सरकार कहाँ कहाँ है बेटा, तो भारत में है, अमेरिका में है, रूस में है, कनाडा में है। और एकात्मक सरकार तो ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। ये आपको याद रखना है कि ब्रिटेन में एकात्मक सरकार है, केंद्र के पास ताकत है, वहाँ पे केंद्र ही सरकार के लिए, ठीक है। भारत में दोनों प्रकार की सरकार हैं तो संघात्मक है, अमेरिका में भी है, रूस में भी है, कनाडा में भी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भाषाई विविधता को समझाइए। हमें पता है कि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, हमारे संविधान में ही 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40, ये फिटी लिखा है ना, इसकी जगह आप करेंगे क्या, फीसदी, 40% भारतीयों की मातृभाषा है। इसका मतलब बेटा ये है कि हमारे संविधान जो है, हमारे संविधान में एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, यानी भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है अभी। भारत की राजभाषा जरूर कौन है, हिंदी है। भारत की राजभाषा कौन सी बेटा, हिंदी है। और इंग्लिश भी राजभाषा मानी जाती है, यानी जो सरकारी काम होगा वो हिंदी और इंग्लिश में होगा। अब हिंदी सिर्फ 40% लोगों के द्वारा बोली जा रही है, तो जो हमारा दक्षिण भारत है ना, वहाँ के लोग विरोध कर देते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनने देना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा जो भारत है, तो भारत में बेटा अगर अपन देखें भारत में कि हिंदी कहाँ बोली जाती है ज़्यादातर और दूसरी भाषाएं कहाँ बोली, तो हिंदी बेटा उत्तर भारत में क्या है, हिंदी चलती है, उत्तर भारत में क्या, हिंदी। बाकी तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, कर्नाटक में कन्नड़ है, केरल में मलयालम है। तो ये दक्षिण भारत वाले लोग हैं ना, ये विरोध करते हैं। जब भी बात चलती है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए, तो दक्षिण भारत के लोग इसका विरोध करने लगते हैं कि हमारी भी तो भाषाएं हैं, तेलुगु वगैरह, इसको भी बना दो राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा इसलिए भारत की कोई बनाई नहीं गई है। राजभाषा यानी इसे अपन कहते हैं सरकारी भाषा, जो सरकारी कामकाज होंगे वो वाली भाषा। राजभाषा जरूर हिंदी है और आपकी इंग्लिश है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। तो संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं का अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। यानी बेटा अगर अपन कह दें संविधान की एक अनुसूची है, 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है, 8वीं। देखो अभी याद रखेंगे 7वीं अनुसूची, मैंने अभी बताया था कि 7वीं अनुसूची में, पिछली वीडियो में 7वीं अनुसूची जो उसमें शक्तियों का वितरण है केंद्र और राज्यों के बीच में, शक्तियों का वितरण, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। लेकिन जो 8वीं अनुसूची है संविधान की, टोटल 12 अनुसूचियां हैं, तो 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का बेटा, 22 भाषाओं को। अब ये अनुसूची में है तो इसलिए इन भाषाओं को कह देते हैं अनुसूचित भाषा। क्या कह देते हैं बेटा, अनुसूचित भाषा कह देते हैं। तो टोटल संविधान में कितनी अनुसूचित भाषाएं बेटा, 22 भाषाएं। अब कौन कौन सी है वो आपको याद होनी चाहिए। याद रखेंगे इंग्लिश आपकी इस भाषा में नहीं है, संविधान में इंग्लिश के बारे में नहीं बताया गया है। कौन कौन सी भाषाएं तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अपना जो इंडिया का मैप बन रहा है, तो यहाँ पर अपन 22 भाषाओं का उल्लेख करने वाले हैं बेटा। तो सबसे पहली भाषा अगर अपन देखें, ऊपर से चलेंगे तो कश्मीर में देखेंगे बेटा, कश्मीर में जो भाषा रहेगी कश्मीरी। कौन सी बेटा, कश्मीरी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बेटा बात करें तो पंजाब में बेटा सिंध भाषा बोली जाती है। पंजाब में तो पंजाब पहले पाकिस्तान वाला पंजाब, जो सिंध प्रांत था ना, वहाँ की भाषा थी सिंधी। तो हमारे संविधान में सिंधी भी है,
कश्मीरी के बारे में लिखा हुआ, सिंधी के बारे में लिखा हुआ। तो पहली कश्मीरी, सिंधी। फिर हम जैसे ही उत्तर भारत में आएंगे ना, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, तो यहाँ की भाषा जो है बेटा हिंदी है। क्या है? हिंदी। तो कश्मीरी, सिंधी और हिंदी को छोड़ो, पहले अपन पंजाबी लिख लेते हैं। कश्मीरी, सिंधी हो गया। फिर आपका जो है तीसरा, तो यहाँ पर एक राज्य है बेटा पंजाब, तो पंजाब में कौन सी है? पंजाबी है। और चौथी कौन सी हो जाएगी? हिंदी। बेटा हरियाणा भी हिंदी बोली जाती है, हरियाणवी लैंग्वेज हिंदी में आती है। ठीक है। उत्तर भारत में जो उत्तर प्रदेश में जो जैसे बिहार की लैंग्वेज आपकी जो हो जाएगी ना, वो भी हिंदी में आ जाएगी, बिहारी। ठीक है। भोजपुरी हिंदी में आती है, हरियाणवी हिंदी में आती है। बस थोड़ा सा बोल चाल में थोड़ा अलग लगने लगता है, लेकिन हाँ होती हिंदी है। तो पहली कश्मीरी, फिर सिंधी, फिर पंजाबी, हिंदी, 4 हो गई। पांचवी अपन जैसे ही आएंगे बेटा असम में, तो असम में लैंग्वेज है असमिया। कौन सी है? असमिया। असम के बाद अपन बेटा आगे चलेंगे तो ऐसे ऐसे चलेंगे अपन, है। असम के बाद अपन यहाँ पर हैं पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में बेटा बंगाली है। कौन सी है? बंगाली है। पश्चिम बंगाल के नीचे आएंगे तो बेटा कौन सा राज्य आ जाता है? तो उड़ीसा आता है। तो उड़ीसा में क्या? उड़िया है। उड़ीसा में क्या है? उड़िया। उड़िया। उड़िया के बाद अपन बेटा और नीचे आएंगे, उड़ीसा के नीचे, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तेलुगु है। कौन सी है? तेलुगु। इसको छोटा कर देते हैं अपन। आंध्र प्रदेश में बेटा क्या है? तेलुगु है। छोटा हो जा प्रभु। आंध्र प्रदेश में तेलुगु। का ही नहीं हो रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी ऐसे ही लिख देता हूँ। तो 8वीं होगी तेलुगु आंध्र प्रदेश में। उसके नीचे अपन आंध्र प्रदेश के नीचे आएंगे बेटा, तो कौन सा आ जाएगा? तमिलनाडु, जहाँ की लैंग्वेज कौन सी है बेटा? तमिल है। कौन सी है? तमिल। तमिलनाडु के बाद इधर आएंगे बेटा, इधर की साइड, तो यहाँ पर आपका केरल है। और केरल की जो लैंग्वेज है बेटा वो क्या है? मलयालम है। कौन सी है? मलयालम। केरल के ऊपर अपन आएंगे तो कर्नाटक है। कर्नाटक की बेटा लैंग्वेज जो है, भाषा है, वो कन्नड़ है। कर्नाटक के ऊपर अपन आएंगे तो कर्नाटक के ऊपर बेटा कौन सा है? गोवा है। गोवा की जो भाषा है वो कोंकणी है। ठीक है। गोवा के ऊपर महाराष्ट्र में आएंगे बेटा, महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज है वो मराठी है। महाराष्ट्र के ऊपर जब आएंगे तो गुजरात में आएंगे बेटा, यहाँ पे जो महाराष्ट्र हो गया ये गुजरात हो जाएगा। गुजरात की जो गुजराती है, कौन सी है बेटा? गुजराती। ठीक है। उसके बाद अपन देखें तो कुछ भाषाएं ऐसी हैं जैसे कि संस्कृत भी है संविधान में। संस्कृत के बाद आपकी उर्दू भी है संविधान में। संस्कृत, उर्दू। ठीक है। कितनी होगी? 16 हो गई। अब बची 22 भाषाएं टोटल। बची कितनी? 6 भाषाएं बची हैं। तो याद रखेंगे कि 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। जिसमें से कोंकणी में लिख चुका हूँ, तो नेपाली और मणिपुरी। तो ये कितनी भाषा हो गई? 17 और 18। कोंकणी में पहले से लिख चुका हूँ, ये रहा। ठीक है। तो कितनी होगी बेटा? 18 हो गई। आगे चलते हैं तो देखेंगे कि इसके बाद बेटा 1992 में कुछ भाषाएं जोड़ी गई जिनका नाम था, सॉरी, ये 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिर्फ सिंधी को जोड़ा गया था। सिंधी को जोड़ा गया था। इन्हें जोड़ा गया था, इन नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 1992 में। ठीक है। 92 में, ये याद रखना है। सिंधी को जोड़ा गया 1967 में, अभी मैं बता दूंगा। तो सिंधी हो जाएगी कौन सी? 17वीं, और नेपाली हो जाएगी 18वीं, और मणिपुरी हो जाएगी 19वीं। ठीक है। उसके बाद BDMS, अब बोडो डोगरी मैथिली संताली है आपकी, तो वो भाषा हो जाएंगी टोटल 22 भाषा हो जाएंगी, जिसे अपन देख लेते हैं कि 22 भाषाएं का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो ये भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है? तो बेटा देखो, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, मलयालम, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। सिंधी 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई है। नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है। और 2004 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, BDMS है, यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली जोड़ी गई हैं। तो टोटल 22 भाषाएं, अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं अपन। तो 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 121 प्रमुख भाषाएं पाई जाती हैं। ठीक है। 121 भाषाएं, लेकिन संविधान में 121 नहीं है, संविधान में सिर्फ 22 भाषाएं हैं।
जैसे कि भोजपुरी है, मगही है, बुंदेलखंडी है, छत्तीसगढ़ी। अब इनको बेटा क्या कर दिया गया, इन्हीं को हिंदी में जोड़ दिया है, हिंदी के अंतर्गत है। भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है। इनमें से 22 भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषा कहते हैं और अन्य को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। यानी जो संविधान में नहीं है उन्हें गैर अनुसूचित कह रहे हैं, ठीक है, और जो संविधान की अनुसूची में है उसे अनुसूचित भाषा कहा जा रहा है। तो संविधान की अनुसूची में 22 भाषा हैं, ठीक है। बाकी के जो भोजपुरी ये सब हैं जिनको हिंदी के अंतर्गत ही जोड़ दिया जाता है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं होती हैं तथा इनका अधिकांश कार्य अपनी राजभाषा में होता है। संविधान के अनुसार सरकारी कार्यों की भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग वर्ष 1965 से बंद होना प्रस्तावित था। यानी कहा गया था कि अंग्रेजी का प्रयोग बंद कर देंगे सरकारी कामों में, लेकिन जो गैर हिंदी भाषा के लोग हैं ना, जैसे दक्षिण भारत के लोग, इनको हिंदी नहीं आती थी तो अंग्रेजी तो आती थी। इन्होंने कहा कि अंग्रेजी बंद नहीं होगी, परंतु विभिन्न गैर हिंदी भाषाओं और राज्यों के विरोध प्रदर्शन के कारण केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी राजकीय कार्यों में प्रयोग करने की अनुमति दे दी। तो 1965 में बंद करना था अंग्रेजी, लेकिन बंद नहीं हो पाई। आज भी राजकीय भाषाओं में या राज के जो कार्य जो होते हैं ना, काम वगैरह होते हैं जो सरकारी काम, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में हो सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब और क्यों लाया गया। अब पुनर्गठन आयोग का मतलब ये बेटा कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो भाषाई आधार पर अलग अलग राज्य जो थे उन्होंने कहा कि हमें भाषा के आधार पर अलग राज्य बना दो हमारे, ठीक है। भाषा के आधार पर विभाजन होने लगा कि हमें भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, हमारा राज्य एक भाषा के आधार पर होना चाहिए। तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य होना चाहिए और तमिल भाषा के लिए अलग राज्य होना चाहिए। तो जैसे ही स्वतंत्र हुए हम तो ये चीज़ें विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देश के विभाजन के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे के लिए मांग होने लगी। अक्टूबर 1952 में बेटा हद तो तब हो गई कि जो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक नेता है पोटी श्री रामुलु, इन्होंने भी आमरण कर दिया कि भैया हम खाना नहीं खाएंगे जब तक भाषा के आधार पर हमारे लिए एक राज्य गठित नहीं करोगे। कौन सी भाषा के लिए? तेलुगु भाषा के लिए। तो तेलुगु भाषाई नेता पोटी श्री रामुलु को आमरण अनशन के चलते मृत्यु हो गई। इसके पश्चात बेटा अगर कोई नेता मर जाएगा तो हिंसा होगी, तो पश्चात हुई हिंसा के कारण सरकार को 1953 में आंध्र प्रदेश के रूप में भाषा के आधार पर नया राज्य बनाना पड़ा। यानी याद रखना है कि सबसे पहले भाषा के आधार पर जो नया राज्य बनाया गया ना उसे आंध्र प्रदेश कहते हैं। यानी भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है बेटा? आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। अब जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बन गया ना, तो अब दूसरे राज्य और कहने लगे कि भैया अब आंध्र प्रदेश को बना दिया तो हमें भी बनाओ। तो इसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग की जोर पकड़ने के कारण 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई तथा इसे 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया और इसके तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बेटा बनाए गए। तो आपको याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई, लागू किया गया 1956 में। 1956 में कितने राज्य बनाए गए? 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 6, ठीक है। हमारा मध्य प्रदेश भी 1956 में ही बनाया गया 1 नवंबर 1956। तो आपको याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब और क्यों लाया गया था, क्योंकि देश के विभाजन के बाद भाषा के आधार पर जो बंटवारा राज्य थे ना, वो अपना भाषा के आधार पर राज्यों की मांग करने लगे थे। 1952 में तेलुगु भाषी जो थे ना नेता, वो मर गए थे आमरण के कारण, जिसकी वजह से भारत सरकार को 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा भाषा के आधार पर। जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो बहुत सारे राज्य क्या है चिल्लाने लगे कि हमें भी बनाओ भाषा के आधार पर। इसलिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, 1956 में लागू किया गया उसे और इसके तहत 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो अगली वीडियो में अपन इस पार्ट को खत्म करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे अपन। तो थैंक यू सो मच।